ओके बेटा, इन पार्ट नंबर 5 बेटा वी लर्न अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, तो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंट्रोडक्टरी को देख लेते हैं बेटा कि इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 24 नेशन सपोर्टेड द अलाइड नेशन एंड 4 नेशन सपोर्टेड द एक्सिस नेशन। क्लियर? हमको पहले से ही पता है बेटा कि टोटल अलाइड नेशन के ग्रुप में 24 नेशंस थे और एक्सिस ग्रुप में जो है 4 नेशंस थे। ठीक है, अलाइड नेशन जो है वो इंग्लैंड का सपोर्टिंग ग्रुप था और एक्सिस नेशन जो है वो जर्मनी का सपोर्टिंग ग्रुप था। Germany made the noteworthy victories in the Europe. It reunited the French army. It fought many submarine war and destroyed the ships of the allied nation. जर्मनी उस समय बहुत ही एकदम तरीके से देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रांग बेटा वे में लड़ाई को लड़ रहा था। उसने बहुत सारे पर्टिकुलर यूरोपियन नेशंस को कैप्चर कर लिया था। फ्रांस की पर्टिकुलरली मिलिट्री पावर को कम्प्लीटली उसने एक तरीके से देखा जाए तो रूइन कर दिया था। और बहुत सारी सबमरीन वॉर एक तरीके से उसने बेटा पानी में जो बेटा एक तरीके से जो लड़ाई लड़ी जाती है ना ओशंस के अंदर, अभी भी हम देख रहे हैं ना, जैसे चाइना सी के आसपास सब एक तरीके से उधर से ऑस्ट्रेलिया इधर से अमेरिका सब चाइना को घेर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन उस समय थी। तब जर्मनी ने उसके आसपास के जो मित्र राष्ट्र सब जब यूरोपियन नेशंस माने जाते थे बेटा, उनकी ज्यादातर सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी और कंट्री के पास उसकी तरह पर्टिकुलरली इस तरीके का जो है नेवल आर्मी, स्ट्रॉन्ग नेवल आर्मी हो। और उसके साथ साथ उसने बेटा बहुत सारे देखा जाए तो मैनी सोल्जर्स एंड द सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ द टैंक एंड द पॉइजनस गैस। और जब इस तरीके से बेटा उसने सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय किया तो उस समय देखा गया कि बहुत सारे जो सोल्जर्स थे बेटा और इवन नॉर्मल जो आम नागरिक जिनको हम कह सकते हैं बेटा, वो लोग भी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पॉइजनस गैस जो है, जहरीली गैस के रिसाव की वजह से बेटा, क्योंकि सबमरीन्स को जब उसने डुबोया बेटा तो उसमें बहुत इस तरीके के वेपन्स और पॉइजनस गैसेस इस तरीके की चीजें रखी हुई थी, जिसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से पॉइजनस गैस जो है बेटा वो फैलने लगी थी। और इसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स और जो सिटीजन थे बेटा उनकी डेथ हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना उन लोगों के मरने का। फिर देखो, इन 1970 द रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड टू रशिया विदड्रॉ फ्रॉम द वॉर। और एक तरफ रशिया में बेटा बहुत ज्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा था, रशिया के अंदर जो है एक तरीके से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, एक क्रांति स्टार्ट हो गई थी जो बाद में बॉल्शविक रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। उसके बारे में हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। फिर देखो, और जर्मनी कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग उस वे में बेटा वॉर के अंदर लड़ रहा था। इट मैनेज टू ड्रॉन एन अमेरिकन स्टीमर लुस्टेनिया इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाइड कॉन्सिक्वेंटली। लेकिन यहाँ पे जर्मनी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। अमेरिका जो अभी तक वर्ल्ड वॉर में जिसने एंट्री नहीं की थी, उस अमेरिका को उकसाने के लिए जर्मनी ने बेटा अमेरिका के लुस्टेनिया जो स्टीमर थी उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया। अमेरिकन स्टीमर जब डूब गई तो उसमें 147 अमेरिकन सोल्जर्स जो है उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से अमेरिका जो है सडनली अलाइड नेशंस के साथ जुड़ा इन अप्रैल 1970 बेटा। और विद दैट कंट्रीज लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड द सियाम जॉइनेड द अलाइड नेशन। और दूसरे छोटे छोटे कंट्रीज भी जुड़ने लगे। दस द अलाइड नेशन बिकेम स्ट्रॉन्गर, जर्मन आर्मी कुड नॉट विथस्टैंड द अमेरिकन ट्रूप्स। ठीक है, अलाइड नेशन बहुत ही स्ट्रांग बनने लगा था, बहुत सारे कंट्रीज उसके साथ जुड़ते जा रहे थे। और एक तरफ सुपर पावर अमेरिका, जिसके पास उस समय के सबसे ज्यादा एडवांस वेपन्स, आर्मी सब कुछ मौजूद था बेटा, उस अमेरिकन ट्रूप के सामने जर्मनी जो अभी तक सारे अलाइड नेशन के ऊपर भारी पड़ रहा था, कहीं ना कहीं वो टिक नहीं पा रहा था। अब जर्मनी बहुत कमजोर पड़ रहा था। द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज। और यहाँ से पूरी की पूरी वॉर का जो सिनेरियो है बेटा वो चेंज हो गया। ठीक है, जहाँ जर्मनी एक तरफ से हर तरफ से दिख रहा था कि विनिंग कंडीशन में है, अब जाके अमेरिका की एंट्री होने के बाद जर्मनी अब सब जगह से लॉस कर रहा था, यानी कि उसका नुकसान हो रहा था। देन बल्गेरिया इन सितंबर 1980, तुर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918 joined the allied nation. The German leader Kaiser abdicated his position and run away. और उसी समय बेटा जब जर्मनी को इतना कमजोर पड़ता हुआ देखा तो जर्मन जो डिक्टेटर थे बेटा कैजर, वो अपनी जो पोजीशन है, अपनी सत्ता जो है बेटा, अपना पावर है, वो छोड़ छाड़ के जर्मनी छोड़कर भाग गए। और इसकी वजह से जो है जर्मनी बिल्कुल एक तरीके से उस समय कमजोर पड़ गया बेटा। जब पर्टिकुलर लीडर ही नहीं बचा, लीड करने वाला लीडर ही नहीं बचा, तो बेटा वो देश कैसे आगे वो कर पाएगा, ठीक है, स्ट्रगल कर पाएगा। तो यहाँ पे जब उनके जो लीडर थे, उनके जो डिक्टेटर थे बेटा, वही भाग खड़े हुए।
क्योंकि उनको डर था कि अब उनको छोड़ा जाएगा नहीं। और कहीं ना कहीं बेटा 11 नवंबर जो है, हम देख सकते हैं कि डेट पूरी इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है बेटा 11 नवंबर 1918 को लगभग वो वहां से भाग खड़े हुए थे। और उसी समय जो पर्टिकुलर अलाइड नेशंस थे बेटा, जिनको हम मित्र राष्ट्र कहते हैं, उनका ग्रुप था, जर्मनी ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। और उन्होंने पर्टिकुलर जिस भी जर्मनी सरेंडर्ड द अलाइड नेशन एंड साइनेड अ सीज फायर ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एन एंड। जर्मनी ने कहीं ना कहीं सीज फायर ट्रीटी को साइन किया बेटा, और विश्व युद्ध का हम मान सकते हैं कि यहाँ से विश्व युद्ध के अंत की शुरुआत हुई। विश्व युद्ध का एक तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। ओके, जर्मनी ने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। सीज फायर ट्रीटी, सीज फायर का मतलब होता है बेटा कि शांति का जो टाइम पीरियड होता है ना बेटा, जिस समय कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री को परेशान नहीं करे, उसके ऊपर हमला नहीं करे, इस तरीके की कंडीशंस होती है। जैसे कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में और भारत के बीच में बेटा लगभग 1948-49 के बाद से सीज फायर की कंडीशंस को जो है वो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान बार बार सीज फायर की उन कंडीशंस का उल्लंघन करता है और भारत को उकसाने की कोशिश करता है। रोजी आप देख सकते हो बेटा कि हमारे जो कश्मीर के बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पे पाकिस्तान अपने बॉर्डर की तरफ से फायरिंग करता रहता है, बॉम्ब्स डालता रहता है ना, तो मोर्टार्स दागता रहता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो बार बार भारत को और उसके सैनिकों को उकसाने की कोशिश करता है, यानी कि सीज फायर का उल्लंघन करता है। आप अक्सर न्यूज में ये वर्ड पढ़ते होंगे कि भाई पाकिस्तान ने आज सीज फायर का उल्लंघन किया, इतनी बार टारगेट किया, ओके, भारत ने उसका जवाब दिया। ऐसा आप न्यूज में अक्सर देखते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं बेटा इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब युद्ध तो खत्म होने आ गया बेटा, खत्म हो गया, लेकिन अब उसकी इफेक्ट क्या हुई बेटा? इफेक्ट्स तो बहुत ही, मतलब उसके जो परिणाम आए बेटा बहुत ही हृदय द्रावक थे। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, है ना। बहुत कुछ ऐसा था बेटा, छोटे छोटे कंट्रीज तो समझ लो कि पूरे के पूरे खत्म ही हो गए थे, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। अब देखो कि मतलब उसको डिस्ट्रक्शंस के भी बेटा अलग अलग उसको पॉइंट वाइज समझाया हुआ है कि फर्स्ट डिस्ट्रक्शन में हम देख सकते हैं बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। एक तरीके से देखा जाए तो बेटा कि जो वेल्थ थी और जो लोग थे बेटा, उनका किस तरीके से नुकसान हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन द वॉर, at least 1 crore died, about the 2 crore were injured and around the 70 lakh were rendered the permanently handicapped। कितनी बड़ी फिगर है बेटा, टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बेटा वॉर के अंदर? 6.5 करोड़। उस समय बेटा दुनिया की आबादी कितनी थी, उसमें से 6.5 करोड़ लोग तो बेटा वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जिसमें से 1 करोड़ डाइड, ठीक है, 1 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी बेटा, 2 करोड़ वेर इंजर्ड, ठीक है, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेटा घायल हुए थे, और 70 लाख पीपल जो है बेटा वो कंप्लीटली हमेशा के लिए परमानेंटली जो है हैंडीकैप्ड हो गए बेटा, डिजेबल्ड हो गए एक तरीके से। बराबर हम देख के चल सकते हैं बेटा कि उनके लिए मतलब जिंदगी बहुत ही एकदम कठिन हो गई, क्योंकि किसी के हाथ नहीं रह गए, किसी के पाँव नहीं रह गए, कोई दूसरे तरीके की चीजों का शिकार हो गया। मोर नंबर्स ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द स्टार्वेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ किलिंग। और इसके साथ साथ बेटा युद्ध के अंदर तो लोग मरे ही मरे, लेकिन उस समय जो कंडीशंस थी, क्योंकि ये वही टाइम पीरियड था जब वर्ल्ड के अंदर बेटा स्पेनिश फ्लू, बराबर स्पेनिश फ्लू का अभी बहुत कोविड के टाइम पे जिक्र हुआ, ये वही टाइम पीरियड था जब 1916 के बाद स्पेनिश फ्लू फैला बेटा, और लगभग 6 साल तक इसने दुनिया के अंदर तबाही मचा के रखी थी। तो एक तरीके से उस समय कोविड जैसी कंडीशन थी बेटा स्पेनिश फ्लू का। तब उस समय तो मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी एडवांस नहीं थी बेटा, मेडिकल सिस्टम इतना एडवांस नहीं था कि वैक्सीन बना सके या ट्रीटमेंट कर पाए। इंडिया के अंदर उस टाइम पीरियड में 1920-21 में बेटा 14 लाख लोग मरे थे। सोचो भारत की फिगर है ये, वर्ल्ड लेवल पे कितने, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास लोग उस समय सिर्फ वायरल डिजीज की वजह से मरे थे, स्पेनिश फ्लू की वजह से मरे थे। दूसरी तरफ बेटा स्टार्वेशन की कंडीशन क्रिएट हुई, क्योंकि भूखमरी फैल गई थी, बराबर। ज्यादातर देश तो बेटा युद्ध में लगे हुए थे ना, खेती हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। एक तरफ उस समय बहुत सारे कंट्रीज के अंदर बेटा ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट हुई थी, एक तरफ बहुत सारी कंडीशंस कंट्रीज में फ्लड भी आया हुआ था, जिसके वजह से भी जो है अनाज का नुकसान हुआ था बेटा। तो पूरी दुनिया में भूखमरी फैल गई थी, और लाखों करोड़ों लोग बेटा इस तरीके के पैंडेमिक और एपिडेमिक्स की वजह से मारे गए थे। तो हम देख सकते हैं बेटा कि कितने मतलब कितना एक तरफ से नेचर ने भी उस समय
वर्ल्ड को पूरा अपना टारगेट बना के रखा था बेटा। दुनिया तो लड़ ही रही थी, मतलब यहाँ पे हम नेचुरल और मैन मेड दोनों ही डिस्ट्रक्शन देख सकते हैं बेटा। ओके, एंड आउट आफ्टर द टोटल वॉर एक्सपेंचर वॉज क्वाइट हाई, और दुनिया में मतलब युद्ध लड़ने में जो उन्होंने खर्च कर डाला ना बेटा, वो खर्च तो बहुत ज्यादा था, जिसकी पर्टिकुलरली उसका कोई कैलकुलेशन बचा नहीं था। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा, उसमें हम देखते हैं सोशल चेंज क्या, किस तरीके की उस समय बेटा सामाजिक बदलाव आए। वो कौन से सामाजिक परिवर्तन थे बेटा जिसने दुनिया में भी बहुत बड़े बदलाव कर दिए होंगे? देखो, ड्यूरिंग द वॉर, since majority of the men of all the nations were on the war front, women shouldered the responsibility of the family and occupation। एक तरफ हमने देखा बेटा आगे की थियरीज में ज्यादातर जो मैन पर्सन थे बेटा, वो तो वॉर की कंडीशन में उनके लिए बहुत सारी कंट्रीज ने तो कंपलसरी ट्रेनिंग कर दी थी, सोल्जर्स बनना ही है, आर्मी ज्वाइन करनी ही है, ठीक है, बॉर्डर्स पे जाकर लड़ना ही है। तो यहाँ पे ज्यादातर मैन पर्सन तो बेटा अपना कामकाज छोड़ के वॉर में जुड़ गए थे, लेकिन ये वही टाइम पीरियड था बेटा जब दुनिया में वुमेन्स ने यानी औरतों ने अपने कंधों पर एक तरीके से इकोनॉमी की जिम्मेदारी उठा ली थी, फैमिली की जिम्मेदारी उठा ली थी, ऑक्यूपेशन, ठीक है बेटा, धंधा रोजगार में वो लग गई थी, वो छोटे छोटे काम करती थी, जॉब वर्क करने लगी थी, शॉप्स पे बैठने लगी थी, उनकी फैक्ट्रीज होती थी तो उनको उन्होंने चलाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि एक वुमन एम्पावरमेंट का फैक्टर हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में दिखाई दिया। औरतों ने पहली बार दुनिया में घर से बाहर निकल कर बेटा अपने आप को मतलब अपनी काबिलियत को साबित किया, और उन चीजों को अपने कंधों पर, उन जिम्मेदारियों को उठाया और दुनिया को बताया कि हम ये भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया, हम इसको मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव बेटा चेंज था, भले ही एक बहुत ही बैड इफेक्ट्स की वजह से आया था। They stepped out of their homes and successfully took over the responsibility in the different personal professional fields. The self-confidence of their being equivalent to men and enhance the consequently the demand for the woman to exercise their franchisee was raised। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो उन लोगों के आत्मविश्वास में एक तरीके से बहुत बढ़ावा हो गया था। उनको ये लगने लगा था कि हम भी मैन पर्सन की तरह काम कर सकते हैं, वो सारे काम हम संभाल सकते हैं जो वो कर सकते हैं, हम भी बिल्कुल सक्सेसफुल मैनर में ये सारी चीजों को कर सकते हैं। तब उनके अंदर एक तरीके से इक्वालिटी की जो फीलिंग है ना बेटा, उस फीलिंग को मतलब वो महसूस करने लगी कि भाई हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हमको भी मैन पर्सन की तरह इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, हमारा भी हर काम में हर डिसीजन में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इस तरीके की बातें निकल के आई, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बेटा उन्होंने अपने लिए फ्रेंचाइजीज यानी कि एक तरीके से मताधिकार की मांग उठने लगी थी, जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे भी बेटा 1870 से स्टार्ट हो गया था ये। लेकिन हम देख सकते हैं कि लगभग 100 साल का वक्त लग गया था बेटा यूरोपियन नेशंस में भी वुमेन्स को वोटिंग राइट्स हासिल करने में। ड्यूरिंग द वॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी हैड रिड्यूस। वॉर टाइम पीरियड में बेटा ज्यादातर जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें थी बेटा, जीवन जरूरी जो चीजें थी बेटा, उनका उत्पादन बहुत ही ज्यादा घट गया था, प्रोडक्शन जो है बहुत ही लेस होने लगा था, जिसकी वजह से एक तरीके से देखा जाए तो बेटा इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस राइज की कंडीशंस क्रिएट हुई थी, और बहुत ज्यादा पुअर पीपल, एवरेज क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल, इवन सब तरीके के लोग सफर कर रहे थे बेटा। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स लाइक स्कैरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, स्ट्राइक, लॉकआउट एटसेट्रा रेज इट्स हेड। कितने बड़े बड़े नाम है बेटा, समझ सकते हो, एक तरीके से बहुत सारी चीजों की स्कैरिटी थी बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ गई थी, स्टारवेशन भूखमरी फैल गई थी, जहां देखो तो वहां पे बेटा स्ट्राइक्स हो रही थी, हड़ताल हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो काम कर रहे थे उनको भी सैलरी नहीं दी जा रही थी बेटा। तो जब लोग काम भी कर रहे हैं और सैलरी नहीं मिल रही तो उनका घर कैसे चलेगा? बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशंस क्रिएट हो रही थी, जिस वजह से अलग अलग जगहों पे हम मिल्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वहां पे ज्यादातर जो लेबर्स है बेटा वो स्ट्राइक्स पे चले गए थे, और लॉकआउट यानी कि तालाबंदी जैसी बेटा सिचुएशंस जो है उस समय बढ़ गई थी, और कहीं ना कहीं पीपल सफर्ड अ लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशन वाज पैथेटिक। लोग पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड में बहुत सफर कर रहे थे बेटा, और बच्चों की जो स्थिति बेटा वो बहुत ही पैथेटिक यानी कि एक तरीके से दयनीय स्थिति उनकी थी बेटा, क्योंकि ना वो स्कूल जाते थे, ना उनको प्रॉपरली न्यूट्रिटिव फूड मिलता था, बराबर, क्योंकि जो माँ बाप थे उनके पास बेटा पैसा रुपया कुछ नहीं था, कितने लोगों के सर पे घर मतलब तो छत ही नहीं रह गई थी। तो यहाँ पे बच्चों की कंडीशन बहुत ही पैथेटिक हो गई थी बेटा। तो ये बहुत हमने देखा कि एक गुड इफेक्ट भी दिखाई दिया हमको
बैड फैक्टर की वजह से कि वुमन एम्पावरमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन बहुत ही बैड इफेक्ट्स भी हमको नीचे नजर आ रही हैं। अब इसके बाद देखो बेटा, द ट्रिटी ऑफ वर्जेलिया, ठीक है बेटा, वर्जेलिया जिसको वर्जलाइज ट्रिटी के नाम से हम वर्जेलस ट्रिटी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है बेटा, जून 1919 को हुई थी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ट्रिटी ऑफ वर्जलेस, ट्रिटी ऑफ वर्जेलिया, ट्रिटी ऑफ वर्जलाइज, ठीक है, इसको अलग अलग नाम से बेटा प्रोनाउंसिएशन इसका होता है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। At the end of the First World War, the unconditional surrender of Germany in front of the Allied nation brought an end to the war. कहीं ना कहीं बेटा प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी ने जिस तरीके से अलाइड नेशन के सामने एक तरीके से किसी भी शर्त के बिना बेटा उसने सरेंडर कर दिया, उसने कोई शर्त ही नहीं रखी, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर मैं कुछ शर्त वर्त भी रखूंगा तो ये मेरी कंडीशंस और भी मेरे कंट्री की कंडीशंस खराब हो जाएगी, और कहीं ना कहीं एक तरीके से वॉर का एंडिंग आ गया था। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, द अलाइड नेशंस अंडरटुक द पीस प्रोसेस इन पेरिस इन विच some 58 commissions were formed and 145 sessions were organized. अलाइड नेशन ने उस समय बेटा पेरिस के अंदर पीस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया, जिसमें 58 कमीशंस बनाए गए बेटा, और 145 सेशंस हुए, उनको ऑर्गेनाइज किया गया और सारा सब कुछ डिस्कस किया गया कि भाई रिस्पॉन्सिबल कौन था, किसको क्या मिलेगा, किसके हक में क्या जाएगा, बराबर, ये सारी चीजें इन 145 सेशंस में डिस्कस की गई। द एग्रीमेंट मेड विद द जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस वॉज मेड इन द मिरर पैलेस एट द वर्जेलिया, ठीक है, जर्मनी के साथ ये एग्रीमेंट किया गया बेटा, जिसको पेरिस पीस प्रोसेस कहा जाता है, ये मिरर पैलेस में वर्जेलिया के वर्जेलस के मिरर पैलेस में हुआ था बेटा, जिसकी वजह से इस ट्रिटी को वर्जेलस ट्रिटी, वर्जलाइज ट्रिटी, ठीक है, वर्जेलिया ट्रिटी के नाम से जाना जाता है। मिरर पैलेस ट्रिटी भी कहा जाता है और पेरिस पीस प्रोसेस भी कहा जाता है बेटा, इसको अलग अलग 3 नामों से जाना जाता है, आपको तीनों को याद रखना है, बराबर। यहाँ पे देखो मिरर पैलेस आपको दिखाई दे रहा है, वर्जलेस दिखाई दे रहा है आपको, और पेरिस पीस प्रोसेस भी दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों वर्ड्स बेटा आपको याद रखने हैं, आपको क्वेश्चन आंसर किसी भी तरीके से आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ओके। Thus it came to be known as the Versailles Treaty, Versailles Treaty. There were the 4 provisions in the Treaty of Versailles. ओके, नंबर 1 देखो बेटा, रीजनल अरेंजमेंट, एक तरीके से बेटा 4 ऑब्जेक्ट्स रखे गए, जिसमें फर्स्ट था कि रीजनल अरेंजमेंट, यानी कि जो छोटे छोटे पर्टिकुलर रीजन से बेटा उनका प्रॉपर प्रादेशिक जो व्यवस्था है बेटा, उसको किस तरीके से छोटे छोटे यूनिट्स में किस तरीके से उसको बेटर बनाया जाएगा बेटा, क्योंकि कंट्री के बड़े बड़े सिटीज या बड़ा बड़ा हिस्सा ही बेटा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, छोटे छोटे गांव तक भी इफेक्ट्स हुई थी। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था कि एक तो रीजनल अरेंजमेंट को प्रॉपर किया जाए, फिर रिडक्शन इन द ट्रूप एंड डिजार्ममेंट। सेकेंड फैक्टर में हमको दिखाई दे रहा है बेटा कि रिडक्शन इन द ट्रूप, अपने अपनी जो सेना है बेटा, जो मिलिट्रीज है उनको कम किया जाए, और एक तरीके से बेटा डिजार्ममेंट यानी कि नी शस्त्रीकरण की जो है प्रोसेस जो है बेटा स्टार्ट की जाए, यानी कि हथियारों की जो होड़ लगी थी, तो ये नक्की किया गया कि सारे जो देश हैं वो हथियारों की अब एक तरीके से कंपटीशन में नहीं उतरेंगे, और जो अननेसेसरी उन्होंने वेपन्स और ये सारी चीजें बना के रखी हैं कहीं ना कहीं उसको खत्म किया जाएगा। थर्ड था कि द अरेंजमेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द गेन्स एट द एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर फाइन, ठीक है बेटा, थर्ड फैक्टर में हमको दिखाई देता है कि अरेंजमेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द गेन्स, एक तरीके से युद्ध में जो नुकसान हुआ था बेटा उसकी भरपाई कौन करेगा और वो किस तरीके से होगी, बराबर, उसको पर्टिकुलर टुकड़े टुकड़े में लिया जाएगा कि युद्ध का जो दंड है, जो वॉर फाइन है, उसको किस तरीके से लिया जाएगा, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और 4 नंबर अदर प्रोविजंस, जो दूसरे प्रोविजंस है बेटा उसके बारे में भी डिस्कस किया गया, ओके, कि बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे, सब चीजों के ऊपर डिस्कस किया जाना रहा होगा। अब देखो, द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज एंड द फ्रेंच प्रेसिडेंट सैल्मन इटाली, प्रेसिडेंट ऑर्नोल्ड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी। इस ट्रीटी में ये पर्टिकुलरली सुपर पावर कंट्रीज के जो मेन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हैं बेटा, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया और उसको वॉर फाइन पे करने के लिए कहा गया। वॉर फाइन क्या था बेटा, 6.5 बिलियन पाउंड, बहुत ज्यादा बड़ी रकम है, ओके। देन इम्पोज्ड ऑन जर्मनी, इट हैड टू गिव अवे द रू रीजन्स टू फ्रांस, उसके अलावा उसको अपना रू रीजन जो है वो फ्रांस को देना पड़ेगा। एंड रेन रिवर हैड टू बी ओपनेड फॉर द इंटरनेशनल सी रूट। थर्ड फैक्टर, उसने रेन रिवर जो उसकी मिनरल रिच
पर्टिकुलर जोन थी और उसी जोन में से बहने वाली जो नदी थी बेटा, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज किया जा सकता था, वो सी रूट उसको ओपन करना पड़ेगा 15 ईयर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे जर्मनी ने अपने मिनरल रिच रीजन्स, रूल रीजन्स को फ्रांस को देना है, वर्ल्ड को 6.5 बिलियन पाउंड्स पे करने हैं, अपनी रेन रिवर इंटरनेशनल मार्केट के लिए ओपन करनी है, एंड द रेनलैंड रीजन्स ऑफ द फ्रांस बॉर्डर वाज डिसॉल्व्ड फ्रॉम बीइंग अ fortress as well as the mineral rich region was given away to France for the 15 years. बराबर, most of the German organization were confiscated, Alsace and the Lorraine were to be returned to France. याद करो, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी के टाइम पे यही अलास और लॉरेन रीजन जो है जर्मनी ने फ्रांस से ले लिए थे बेटा। अब जर्मनी को फ्रांस के वो दोनों रीजन भी वापस करने पड़ रहे हैं, और अपने मिनरल रिच जोन को भी 15 ईयर्स के लिए जर्मनी के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, ओपन रखना पड़ रहा है। जर्मनी वहां से मिनरल्स ले सकता था, 15 साल की उसको परमिशन दे दी गई, और उसके खुद के जो जोन है वो वापस करने पड़े, और इसके साथ साथ जर्मनी का खुद का जो रू रीजन था वो भी फ्रांस को देना पड़ा था, यहाँ पे हमने देखा। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे बेटा, ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, काफी आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर आता है। वर्जिलिया ट्रीटी की शॉर्ट नोट आती है, वर्जिलाइज ट्रीटी की इफेक्ट्स आती है, ठीक है, और जर्मनी से रिलेटेड जो गन पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है उसमें भी ये आंसर आ सकते हैं कि ये सब कुछ जर्मनी को पे अप करना पड़ा था, इसीलिए माना जाता है कि वर्जिलिया ट्रीटी एक तरीके से जर्मनी से जबरन साइन कराई गई थी, गन पॉइंट पे साइन कराई गई थी। अब देखो, जर्मनी वॉज टू गिव टू फ्रांस एंड अदर अलाइड नेशन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल एंड आयरन, ठीक है, एक तरीके से अलाइड नेशंस को उसको लार्ज क्वांटिटी में कोल और आयरन रिच रीजन्स देने थे। एंड द बेनिफिट्स ऑफ द वॉर, जर्मनी वॉज मेड टू साइन दिस टर्म्स एंड कंडीशन ऑन गन पॉइंट। आ गया, एक तरीके से देखा बेटा, तो बंदूक की नोक पे ये फोर्सफुली जर्मनी को जबरन, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया था, उसकी कमजोरी का फायदा उठा के यहाँ पे इस तरीके की ट्रीटी उससे साइन कराई गई थी बेटा। और कहीं ना कहीं जर्मनी के लोगों में, ओके, बिकॉज ऑफ विच देयर वाज अ बिटरनेस एंड द डेस्परेशन अमॉन्ग द जर्मन्स, कॉन्सिक्वेंटली द जर्मन इकोनॉमी फेलेड माइजरेबली। एक तरीके से देखा जाए तो बेटा जर्मनी के लोगों में बहुत ही हताशा और निराशा का एक तरीके से माहौल बन गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई हम अकेले तो रिस्पॉन्सिबल थे नहीं, बहुत सारे अलग दूसरे कंट्रीज भी थे, वो भी कॉम्पिटिटर्स थे, वो भी कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन जर्मनी को ही क्यों रिस्पॉन्सिबल माना गया। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जर्मनी की जो पूरी इकोनॉमी है बेटा, वो फेलेड बेटा, एक तरीके से बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई बेटा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये पूरी वर्जिलिया ट्रीटी को हम देख सकते हैं, जिसकी बहुत बैड इफेक्ट जो है जर्मनी के ऊपर हुई थी, क्योंकि गन पॉइंट पे ये जो है ट्रीटी उसने साइन की थी बेटा। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, अब ये फैक्टर्स का इफेक्ट्स का जो है लास्ट पॉइंट है बेटा, हम देखते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुई बेटा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या थी? There was a feeling of the revenge in signing the treaty with the nations that were defeated in the war. Peace could not be established with the treaty. एक तरीके से युद्ध जो बेटा, जो पराजित जो राष्ट्र थे बेटा, जो हार चुके थे और जिनको संधि साइन करनी पड़ी थी, ट्रीटी साइन करनी थी पड़ी थी, उसके उनके अंदर कहीं ना कहीं बदला लेने की भावना घर कर गई, ठीक है। दुनिया ये मान के चली थी कि भाई आगे जाके अब दुनिया में ऐसा होगा नहीं, शांति मेंटेन हो पाएगी, पीस मेंटेन हो पाएगा, ऐसा कुछ भी दिखाई होता हुआ दिखाई नहीं दिया, ठीक है। लेकिन देख सकते हैं हम कि सोशलिस्ट रशिया वाज नॉट गिवन अ प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन। अब वर्ल्ड के अंदर पीस मेंटेन करने के लिए बेटा एक बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा किया गया, जिसको हम लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, और आज वही लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन रशिया को इस लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से रशिया में बहुत नाराजगी थी। अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन, बराबर। जिस वुड्रो विल्सन की एडवाइस पे इस तरीके का इंस्टीट्यूशन खड़ा किया गया था बेटा, वही अमेरिका ने लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बना, उसने ज्वाइन ही नहीं किया। दैट्स व्हाई इट कैन बी सेड दैट द रीजंस फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज इन द पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। और इसी वजह से हम कह सकते हैं बेटा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंडिंग का जो पर्टिकुलर जो ये शांति की जो प्रक्रिया थी बेटा, ये जो पीस प्रोसेस था, इसी पीस प्रोसेस ने कहीं ना कहीं एक तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शील्ड को शो अप कर दिया था बेटा। और द्वितीय विश्व युद्ध के जो ये कारण जो है बेटा, ये यहीं से शुरू हो गए थे, क्योंकि लीग ऑफ नेशन उतना इफेक्टिव मैनर में वर्ल्ड के कंट्रीज के ऊपर बेटा कंट्रोल नहीं कर पाया, बहुत सारी सिचुएशंस को संभाल नहीं पाया, बराबर।
और कहीं ना कहीं वर्ल्ड के अंदर एक बैलेंस नहीं बना बेटा, पीस मेंटेन नहीं हो पाया, अभी भी कंट्रीज के अंदर भरोसा कायम नहीं कर पाया वो, और सुपर पावर कंट्रीज का जो कॉलोनिज्म है वो उसके बाद भी नहीं रुका, जिस वजह से लीग ऑफ नेशन फेलियर माना गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यहीं से हुई बेटा। बराबर, अभी इसके बारे में तो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अब इसके बाद का टॉपिक है बेटा द रशियन बॉल्शविक रिवॉल्यूशन। ओके, तो हम रशियन बॉल्शविक रिवॉल्यूशन को बेटा नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।